हाय, कैश फ्लो पढ़ने आए हो? ग्रीन बुक का लास्ट चैप्टर। तो स्वागत है तुम सभी का इस मैराथन के आखिरी दिन यानी कि एपिसोड नंबर 11 में। मैं जानता हूँ यार तुम्हें इस चैप्टर में बहुत परेशानी हो रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझ में नहीं आता और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है। और ये कौन सी आइटम होती है जो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों में जाती है? तो टेंशन ना ले, इधर आ और मेरी बात सुन। आज मैं तुम्हें कराऊंगा पिछले 10 सालों में पूछे गए कुछ बेस्ट पीवाईक्यू। और जब तुम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें एक बात रियलाइज होगी कि बोर्ड्स में सीएफए चैप्टर से ज्यादा हार्ड सवाल आता ही नहीं है। सिर्फ जो इस वीडियो में आज मैं तुम्हें कराऊंगा ना, सिर्फ उतना कर लो और बोर्ड्स में तुम्हारे 6 नंबर पक्के हैं। एवरीवन वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो सबसे पहले मेरे भाई, आज है हमारा इस मैराथन का लास्ट एपिसोड। तो अगर तुमने इस वीडियो पे पहली बार क्लिक करे तो जल्दी जल्दी जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि सभी चैप्टर के पीवाईक्यूज इस मैराथन के अपलोड हो चुके हैं। अगर तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा है या आज हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरे भाई सिर्फ इस चैप्टर के पीवाईक्यूज तुम मेरे से पढ़ के देख लो। अगर बढ़िया लगे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी चैप्टर के पीवाईक्यूज भी कर लेना, नहीं अच्छे लगे तो मत करना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हम लोग आज की इस क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारे रिचुअल को फॉलो जरूर करेंगे। हमने हमेशा क्या करा है, कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग कॉपी पे लिखोगे अपने टारगेट मार्क्स, और तुम्हारे टारगेट मार्क्स रहने वाले 80 ऑन 80। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि 11th में मार्क्स नहीं आए या प्री बोर्ड खराब गया या टीचर ने क्या बोला या दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचते। तुम टेंशन मतलब, तुम्हारे भैया तुम्हें पढ़ा रहे हैं और ये जो मार्क्स तुम्हारे को दिख रहे हैं ना, ये मार्क्स अचीवेबल है। इन क्वेश्चंस को करो, क्योंकि यार हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज और बोर्ड्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ये नंबर आ सकते हैं। मेरे साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस साल अकाउंट्स में। और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारी लास्ट डे है इस मैराथन का। तो अगर तुमने सारे वीडियोस देखे, पूरी मैराथन अटेंड किए, तो नीचे एक ही बार अटेंडेंस लगा दो अपनी कि तुमने सारे के सारे एपिसोड्स वॉच करे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ना बोर्ड्स में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं। ठीक है, वो वही सिंपल एडजस्टमेंट्स को ना बार बार पूछता है। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड की आप सारा का सारा चैप्टर बहुत पक्का करो। पहले ना कौन सी एडजस्टमेंट से फोकस करना है आपको, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट अच्छे से करनी आनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट अच्छे से आनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब कि डिबेंचर्स इशू ईयर बिगनिंग में हुआ था या डिबेंचर को इशू ईयर के एंड में करा था। ठीक है, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, सिमिलरली दूसरी कौन सी एडजस्टमेंट हम देखनी है ध्यान से, बैंक लोन पे इंटरेस्ट वगैरह कैसे लगाना है। ठीक है, इन एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट मैंने आई थिंक बता दी है। और दूसरी चीज, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना आना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। मशीनरी को सेल किया जा रहा है, एक ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है। तो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स वाली, इंटरेस्ट वाली, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कोई भी, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना चाहिए। यही चीज है वो हर साल बार बार पूछता है। इसके अलावा बहुत चीजें हैं। ठीक है, वहां पे तुम्हारा हाथ टाइट है, कोई बात नहीं, चैप्टर मुश्किल है मेरे को पता है, लेकिन बोर्ड में इजी आता है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ और तुम्हें ना बहुत हद तक आज आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा कैश फ्लो का क्वेश्चन कैसा आना है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो ये भी पिछले साल का ही है, मतलब 2024 का है, तो पिछले साल से भी पिछले साल हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं तुम्हारे को क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ और कैसे तुम्हारे को रीडिंग करनी है, कहाँ से कौन सा डेटा उठाना है, वो चीज़ें समझो। देखो, एक आता है फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, पैटर्न बता रहा हूँ। एक आता है फुल फ्लेज क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्या होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों चीजें आपको करनी है। कभी कभी क्या आता है, वो ना कॉम्बिनेशन दे देगा, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग पूछ लेगा, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग पूछ लेगा। ठीक है, या खाली एक एक्टिविटी भी पूछ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है वर्किंग नोट के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में ना पार्ट डाल देगा, 3 नंबर का पार्ट ए, 3 नंबर का पार्ट बी, तो एक में ऑपरेटिंग पूछ ली, एक में फाइनेंसिंग पूछ ली, कैसे भी वो पूछ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको एक बात समझनी है। तो अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो कौन सा डेटा कहां से उठाना है वो मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला जो हेडिंग है, ये बैलेंस शीट है तुम्हारे क्वेश्चन की। ठीक है, यहां से तुम्हारे को उठाना है फाइनेंसिंग का डेटा। फाइनेंसिंग का डेटा कहां मिलेगा, इधर मिलेगा शेयर होल्डर फंड्स में और नॉन करंट लाइबिलिटी में। ये मिलेगा तुम्हारे को फाइनेंसिंग का। करंट लाइबिलिटी में तुम्हारे को मिलेगा ऑपरेटिंग का डेटा। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े हैं तो डिफरेंट स्लाइड्स पर आएंगे, पूरा एक ये तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा सिर्फ ऑपरेटिंग का ही है। ठीक है, इसमें फाइनेंसिंग का कुछ नहीं, बट मैं तुम्हारे को वैसे अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग का डेटा तुम्हारे को मिलेगा ये नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, ये इंटेंजिबल, यहां तक तुम्हारा इन्वेस्टिंग का डेटा हो जाएगा। फिर अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में करंट एसेट्स में फिर से तुम्हें ऑपरेटिंग का डेटा मिलेगा। और अब ये आगे तुम्हारे नोट्स अकाउंट्स। ठीक है, ये तुम्हारे आगे नोट्स अकाउंट्स। तो यहाँ पर देखो वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमें ऑपरेटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ऑपरेटिंग का तुम्हें स्टार्ट होगा
सरप्लस से स्टार्ट होता था, ठीक है। हमारा टारगेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का, ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो हमें निकालना होता है। तो ईयर चेक करो, हमेशा ना चेक करना ये करंट ईयर है और ये वाला प्रीवियस ईयर है। कभी कभी बोर्ड में ना उल्टा कर देगा, प्रीवियस ईयर पहले लिख देगा, करंट ईयर बाद में लिख देगा, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये करंट ईयर है, बाद वाले साल को बोलते हैं करंट ईयर, पुराने साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो ऑपरेटिंग का पहला स्टेप तुम्हारा सरप्लस से होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का बैलेंस, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, यहाँ पे ये 10% का आपको डिवेंचर गिवन है, ये 10% का मीनिंग होता है इंटरेस्ट, ठीक है। ये डिविडेंड नहीं होता, डिवेंचर्स लाइबिलिटी होता है ना, तो लाइबिलिटी में ब्याज देना होता है, तो ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना देना है वो चीज़ मैं तुम्हारे को आगे बताया था, उससे रिलेटेड हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है। अच्छा आगे नहीं, इसी पेज पे एडजस्टमेंट गिवन है। सेकंड पॉइंट देखो, ये तुम्हारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट, मैंने कोशिश किया एक ही स्लाइड पे तुम्हारे को एडजस्टमेंट्स दिख जाए, नहीं तो ना बहुत 3 स्लाइड पे जा रहा था एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट उसने ऑलरेडी निकाल दिया, तो अगर उसने इंटरेस्ट ऑलरेडी निकाल दिया जो कि 8500 है, तो हमारे को कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, हमारे को कैलकुलेशन नहीं करनी। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, मान लो ये एडजस्टमेंट ना होती कि भाई ये 8500 है, तब आपको याद रखने की बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर इंटरेस्ट निकालने है 10% आपको इंटरेस्ट निकालना जरूरी है, तो किस पे निकालोगे भाई तुम, तुम्हारे पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो तुम निकालोगे इस 1,20,000 पे, या फिर तुम निकालोगे 85,000 पे। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर वाले पे इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर ये है, तो 85,000 पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो। बट यहाँ पर वो 8500 लिख रहा है, तो 8500 ही हम लिखेंगे, या वो 9500 लिखे, 10,000 लिखे, 11,000 लिखे, कुछ भी नंबर लिखे, फिर उसको फॉलो करना है, फिर अपना ये दिमाग लगाना बंद कर देना कि 10% मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो जितना जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना करते हैं। और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और है, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो बाद में देखते हैं, पहले ना जितना पढ़ा उतना लिखेंगे। सबसे पहले हम अपनी अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, सरप्लस, ये पहला स्टेप हमारा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले सरप्लस वाला काम करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे चेक करो भैया तुम्हारे पास कितना है क्लोजिंग बैलेंस, 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये चीज़ हमारे को करनी है, ठीक है। ये मैंने लिखा इसलिए पहले से ही लिख दिया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता अगर ये सारी चीज़ें मैं लिखता ना, आउटपुट कम आता, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करवा पाता, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिख दिया। तुम्हारे को सब कुछ लिखना है, तुम्हें तो याद करना पड़ेगा सारी लैंग्वेज, ठीक है। तो 1,50,000 है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और ये 1 लाख है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 50,000, तो ये 50,000 हमने लिख लिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आगे के नोट्स अकाउंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, एक्चुअली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिए सारे नोट्स अकाउंट सही से। अब देखो जितना जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना उतना मैं आंसर करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को चीजें समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चीजों को, बस एक बार इस क्वेश्चन को पहले देख लो फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का डेटा गिवन है, तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का डेटा गिवन है और एडजस्टमेंट नहीं हो, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का डेटा गिवन है और एडजस्टमेंट नहीं हो, तब इसको कैसे करना मैं अभी बता रहा हूं। एडजस्टमेंट होगी तो इसका एक क्वेश्चन आगे लाया हूं, ठीक है। तो पहले विदाउट एडजस्टमेंट वाला देख लो, फिर विद एडजस्टमेंट वाला देख लेना। तो इस क्वेश्चन में विदाउट है, तो जो प्रीवियस ईयर वाला है ना, ये जो प्रीवियस ईयर का डेटा है ये आपका है टैक्स पेड, क्योंकि पिछले साल जो हमने टैक्स प्रपोज किया था वो हम मान के चल रहे हैं हमने इस साल पे कर दिया। और ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये तुम्हारा जाता है, ये वाली फिगर जो करंट ईयर वाली फिगर है ये तुम्हारी जाएगी यहां पर, जो तुम बना रहे हो ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ना, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड होता है, और अगर डिविडेंड हो तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ऐड होता है, ठीक है। ये वर्डिंग्स याद रखना, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर हमें यहाँ पर लिखना है, जो कि हमारा था आई थिंक 25,000, ठीक है। तो ये ऐड करके कितना आएगा 75,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वगैरह होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व वो आता है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर आता है, ठीक है। अगर इसके फॉर्मेट में दिक्कत आ रही है कि भाई बुक में तुमने देखा भाई फॉर्मेट तो बहुत बड़ा है, मतलब उसमें तो बहुत सारी आइटम है, तो कौन सी आइटम्स को हमारे को ध्यान रखना है, तो मैं तुम्हारे को ना कस्टमाइज्ड फॉर्मेट बना के दे दूंगा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बोर्ड्स में आता है ना क्वेश्चन, उस फॉर्मेट के बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, सबका फॉर्मेट जैसा बोर्ड में आता है उससे बाहर नहीं जाएगा, वो फॉर्मेट में तुम्हारे को दे दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने 75,000 निकाला, तो यहां पर अब मेरा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन हमारा चल रहा है, तो ये 75,000 हम यहाँ लिख देंगे, और ये WN मतलब वर्किंग नोट में हमने इसका कैलकुलेशन करके दिखाया, मतलब ये 75,000 कैसा है, तो वर्किंग नोट में हमने करके दिखाया। अगला स्टेप होता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लॉस वगैरह ये जो लिखा है ये हम पहुंचेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो, आगे देखो, अब ये अगर ये वाला डेटा है ना, इसका तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, ठीक है, इसका तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस पे आते हैं। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल गिवन है। गुडविल की एक चीज समझ लो, अगर गुडविल तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, अगर गुडविल तुम्हारी डिक्रीज हो रही है तो इसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर एमोर्टाइजेशन, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही है तो ठीक है, जैसे 56,000 थी अब कम हो गई। अगर इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, तब इसको बोलेंगे परचेज, ठीक है। और परचेज करोगे तो नेगेटिव करके वहां पे दिखाना। तो ये चीज याद रखना, डिक्रीज हो रही है तो एमोर्टाइजेशन, इंक्रीज हो रही है तो परचेज, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कम हो रहा है, डिफरेंस ले लो भाई, कितने 36,000 से गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुडविल रिटर्न ऑफ है, ठीक है, ये एमोर्टाइजेशन है, ये कितना है 36,000। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब तुम्हारे को अगला स्टेप देखो क्या करना है। अब देखो तुम्हारे पे मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, और इससे रिलेटेड ना पहले एक एडजस्टमेंट देखो, आपको एडजस्टमेंट गिवन है। तो हो सकता है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़े वर्किंग नोट में, हो सकता है आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़े, हो सकता है आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़े। अब मेरी बात सुनो, एक तुम्हारे को इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाता हूं तो मशीनरी अकाउंट से ना मुझे जो आंसर मिलता है ना, वो मिलता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भेजने वाला, जो टू बैंक और बाय बैंक वाली सेल परचेज वाली फिगर होती है ना, वो मशीनरी अकाउंट से मिलती है। अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग है, जो कि हमारा क्वेश्चन है भी, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग निकालनी है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, मेरे को मतलब हमारे को सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी अगर हम बना देंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में कह रहा है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 8,000। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लाइफ टाइम की डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपको मैं एक चीज समझाता हूं। इसका मतलब है एक मशीनरी थी, हमने 12,000 की खरीदी थी किसी जमाने में, कुछ साल पहले खरीदी 12,000 की। अब उस पे जिंदगी भर मतलब हर साल कट कट के अब टोटल उसकी वैल्यू कितने से गिर गई है? 8,000 से। लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन वही होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी है? 8,000। तो 12,000 की चीज एक जमाने में खरीदी थी, 8,000 से उसकी वैल्यू गिरा दो तो आज की डेट में वो हमारे को कितने की पड़ती है? आज की डेट में हमारे को पड़ती है वो 4,000 की। इसी चीज को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मीनिंग पता होना चाहिए। बुक वैल्यू का मतलब है आज की डेट में उस मशीनरी की वैल्यू क्या है? 12 की खरीदी, 8 से गिरा दी, आज की डेट में वो 4,000। तो 4,000 की चीज तुमने बेच दी 3 में, तो महंगी चीज तुमने बेची सस्ते में, तो महंगी चीज तुमने बेची सस्ते में, तो तुम्हारे को हो गया लॉस, ठीक है। कितने का हो गया लॉस? 1,000। तो ये जो लॉस की फिगर मैंने यहाँ पे निकाली है, तो ये तुम्हारी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,000, ठीक है। ये कैसे निकाली? ये तो मैंने तुम्हें समझा के निकाल दी। वर्किंग नोट की टेंशन मत लेना, पूरा प्रेजेंटेशन का वीडियो बनाया, वर्किंग नोट के कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। आपको सिर्फ ये वर्किंग करनी है और मतलब मेन जो फेयर वर्क है वो करना है और टोटल में आंसर वगैरह ठीक निकालना है, ठीक है। तो आप देखो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना देता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 लाख और 75,000 ये ओपनिंग बैलेंस है। पुराने साल वाला बैलेंस ओपनिंग होता है, बाद वाले साल का बैलेंस होता है क्लोजिंग। तो 75,000 और 1 लाख, ठीक है। तो 75,000 और 1 लाख, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो नेचर है, कहीं ना कहीं नेचर क्या है? लायबिलिटी नेचर है, ठीक है। इसका नेचर क्या है? लायबिलिटी नेचर है। तो लायबिलिटी नेचर की चीजों का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट में। अगर मान लो मशीनरी अकाउंट होता ना तो यहाँ लिखता है टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये लायबिलिटी है तो इसलिए बाय बैलेंस बीडी और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस शीट। इसका स्ट्रक्चर समझ लो, बिना क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर इस साल हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो इधर जाएगा, और जो सोल्ड मशीनरी की लाइफ टाइम की डेप्रिसिएशन होती है वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसको कैसे लिखेंगे? टू मशीनरी। ये कौन सी वाली है भैया? ये यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी? लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन। ये तुम्हारे समझाने के लिए, समझने के लिए लिख रहा हूँ। लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन किसका? ऑफ सोल्ड मशीनरी, जो मशीनरी तुम बेच रहे हो। तो जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, मुझे याद है उसका कितना था? 8,000। अभी हमने इसका निकाला ना कि लाइफ टाइम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका 8,000 लगा एडजस्टमेंट नंबर 1 में। तो ये तुमने यहाँ लिखा। अब तुम्हारे पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये डेबिट लिख देना यहाँ पे और यहाँ लिख देना क्रेडिट। तो अब बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ना वो डेप्रिसिएशन की होगी, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये तुम्हारा ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं ना तो मुझे मशीनरी अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं रही, क्योंकि जो भी मेरे को ऑपरेटिंग में भेजना है वो यहीं से निकल रहा है। मशीनरी अकाउंट तब बना था अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करना होता तो, ठीक है। तो इसमें नहीं करना, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा, बड़ी साइड का टोटल करा इधर कॉपी, और इसमें से तुम माइनस करो 75,000, तो ये कितना आ रहा है? 25 में 8 जोड़े 33,000, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगी, ठीक है। ये नहीं जाएगी, ये 8,000 वाली ये कहीं नहीं जाएगी। ये वाली जो सोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन याद रखो कहीं नहीं जाएगी। सोल्ड मशीनरी की जो 8,000 वाली डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहीं भी नहीं जाएगी, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं जाएगी। ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ना ये ओवरऑल मशीनरी की है,
कंप्लीट मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, ये तुम्हारी जाती है ऑपरेटिंग में। याद रखना इन दोनों में से कौन सी जाएगी, हमेशा ये वाली, कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ये वाली। तो 33,000 को मैं यहाँ भेजूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 33,000, ठीक है, ये हमने यहाँ पे भेज दिया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, ये ऐड हो रही है, ये सारी चीजें हमारी ऐड हो रही है, यहाँ लिखे ना ऐड, तो ये 1 2 3 4 मैंने सारी चीजें लिख दी। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर किसी को नहीं पता तो ये पॉइंट नंबर 2 से मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 2 से, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, बढ़िया। और अब देखो आपका आएगा, पहला स्टेप होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 75,000 में ये सारी चीजें ऐड करके मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहां पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,53,500, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज का स्टेप करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। मैं तुम्हारे को बता देता हूं, करंट लायबिलिटी का तुम्हारे को पता होना चाहिए। सिंपली अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी अगर कम होती है तो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाले स्टेप में। ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इससे पिछला स्टेप, ठीक है। करंट लायबिलिटी के साथ ये ट्रीटमेंट आपको करना है। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ा दो, करंट लायबिलिटी कम होती है तो माइनस कर दो, ठीक है। इसमें सीधा सीधा चलता है, इसमें सीधा सीधा चलता है। जो उल्टा है करंट एसेट है, करंट एसेट में उल्टा है। उसमें क्या होता है भाई, करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो माइनस, करंट एसेट अगर कम हो रही है तो प्लस, ठीक है। करंट एसेट में रिवर्स चलता है, ठीक है। तो आप एक याद कर लो यार, कोई एक याद कर लो, करंट लायबिलिटी याद कर लो, सीधा सीधा चलता है, और करंट एसेट का उल्टा होता है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी एक चीज हमने याद करनी है। तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में कितनी करंट एसेट है, क्या करंट लायबिलिटी है। तो ढूंढो भाई करंट एसेट्स, यहाँ पे इस पेज पे करंट लायबिलिटी, पहले करंट लायबिलिटी कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल्स आपके सामने, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पुराना साल है, प्रीवियस ईयर 1,02,000। अब ये क्या हो रहा है, करंट ईयर में कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं करंट लायबिलिटी में सीधा सीधा, अगर ये कम हो रहा है तो कर दो माइनस। इनका जो डिफरेंस है 1,02,000 माइनस 89,500, ये आ रहा है 12,500, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो ये अपना कहाँ जाएगा भाई, ये इधर जाएगा, तो ये माइनस होगा। तो ढूंढते हैं भाई, हमने कहाँ लिखा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 12,500, तो माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट बना देना, ठीक है। अब तुम आ जाओ भाई इन्वेंट्री वगैरह वाला सेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे अपनी इन्वेंट्री वाला डेटा, करंट एसेट्स वाला डेटा, ठीक है। तो ये हमारा करंट एसेट्स का डेटा आ गया। यहाँ पे देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स मत भेजना, करंट इन्वेस्टमेंट्स याद रखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है, तो इसको तुम्हारे को यहाँ पे नहीं भेजना। ये पता है कहाँ जाता है, जब तुम फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे ना, तो लास्ट वाला जो स्टेप होता है ना, वेरिफिकेशन वाला स्टेप हम लोग उसको बोलते हैं, ये वहां पर जाएगा, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसको यहाँ मत भेजना, ऑपरेटिंग में मत भेजना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे को पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री देखो भाई, इन्वेंट्री ये हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, ये करंट ईयर चल रहा है। तो इन्वेंट्री तुम्हारी पहले 60,000 समथिंग थी, अब ये बढ़ गई, तो करंट एसेट में उल्टा है, तो यानी कि ये डिफरेंस कितना है, 4,000 का, इसका डिफरेंस है 4,000 का, ठीक है। तो ये करेंगे हम लोग माइनस, ट्रेड रिसीवेबल भी जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये भी तुम्हारा बढ़ रहा है, देखो ये भी तुम्हारा बढ़ रहा है, तो इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 13,500 का, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है 13,500 का, ये भी बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, तो 4,000 और 13,500, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे भेज देंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 4,000 और दूसरा है 13,500। अब कौन सा क्या था मुझे तो याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों में से कोई एक था, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आएगा भैया, अगला स्टेप है तुम्हारे को टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग में सारा कॉलम नहीं टोटल कर देना, ये देखो 1,53,500 निकाल दो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें ये तीनों तुम्हें एडजस्ट करने हैं, और ये ब्रैकेट है ना, मतलब ये सब्ट्रैक्ट करो। तो 1,53,500 में से तीनों में माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1,23,500, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, टैक्स पेड का। ये टैक्स पेड पता है कहां से आएगा, ये तुम्हारा आ रहा है यहां से, देखो तुम्हारे पे प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ये वाला। तो करंट ईयर वाला तो ऊपर जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का 25,000, ये टैक्स पेड है, ये माइनस होगा 38,500। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में जाता है 38,500, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में जाता है, तो ये जीरो आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर 85,000 रुपीज। तो एक बारी मैं समराइज कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हें हो सकता है लाइक लग रहा है यार क्या क्या कर रहे हैं, हम एक बारी समराइज कर देता हूं। देखो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, ठीक है। ये वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हो, ये वाली वर्किंग आप यहां पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो इसमें बस प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किए।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाया, जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो बाय बैलेंस वीडी क्वेश्चन में गिवन होता है, टू बैलेंस सीडी क्वेश्चन में गिवन था, लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन ये हमने एडजस्टमेंट में से फिगर निकाली थी, वो आपने यहाँ भेजा, बैलेंसिंग फिगर आपकी डेप्रिसिएशन में, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज भी ऑपरेटिंग में जाती है। अब मशीनरी अकाउंट ना बनाने का रीजन ये है कि वो उसका जो डेटा होता है, उसका जो आंसर होता है ना, टू बैंक या बाय बैंक वाला होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, तो वो हमें बनानी नहीं थी, तो इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट बनाया नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने तुम्हें समझा दी। लॉस ऑन सेल हमने ये निकाल लिया था ओरली, मैंने तुम्हारे को ओरली ये चीज समझाई थी, ठीक है। तो ये कहां पर लिखा था मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं, यहां पे मैंने तुम्हें लॉस ऑन सेल समझाया था। एक बार ही फिर बता देता हूं, 12,000 की चीज है, लाइफ टाइम 8,000 से गिरी, तो आज की डेट में वो हो गई 4,000 की, 4,000 की चीज को बेचा 3 में, महंगी चीज सस्ती बेची तो नुकसान हो गया, तो 1,000 का ये हमारा लॉस हो गया। तो ये आप ओरली निकाल सकते हो, आपको वर्किंग नोट में बहुत अच्छे से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वर्किंग नोट के कुछ मार्क्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज वहां हो गई। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने तुम्हें बताया, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे, क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा तो वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, तो अब हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम यही वाला लिखेंगे, चाहे वो 8500 ओपनिंग बैलेंस वाला ही है, बट उसने जो लिखा हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा कहां जाता है, ये तुम्हारा जाएगा इधर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लॉस ऑन सेल, यहाँ डेप्रिसिएशन, यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ में एक काम की चीज मैंने तुम्हें बता दी, गुडविल बढ़ेगी तो परचेज है यानी कि इन्वेस्टिंग में, कम होगी तो रिटर्न ऑफ है तो ऑपरेटिंग में, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन है पहले क्वेश्चन का। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो भाई, मैं एक बार फिर से तुम्हारे को चीजें बता रहा हूं, ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, इक्विटी लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी, यहां से तुम्हारे को मिलेगा फाइनेंसिंग का डेटा, ठीक है। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन हम करेंगे तो फाइनेंसिंग का डेटा यहां से उठाना, ठीक है। करंट लायबिलिटी से तुम्हें मिलेगा ऑपरेटिंग का डेटा। अभी क्वेश्चन बस तुम्हारे को एक बार ही ओवरलुक करा रहा हूं। नेक्स्ट देखो भाई, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और ये जो टेंजिबल एसेट्स, ये यहां वाले सेक्शन में तुम्हारे को मिलेगा इन्वेस्टिंग का डेटा, ठीक है। अगर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो करंट एसेट्स में अगेन तुम्हें मिल जाएगा ऑपरेटिंग का डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब देखो, अब तुम्हारे पास नोट्स अकाउंट्स आ गए, ये तुम्हारा पहला स्टेप होता है सरप्लस वाला, ठीक है। ये बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब करंट ईयर प्रीवियस ईयर देख लो भाई, ये बाद वाला साल है करंट ईयर, पुराना साल होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यहां से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जनरल रिजर्व में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने में हेल्पफुल होता है। तो ये वाला स्टेप ध्यान से देखो भैया, जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, पहले 20 का था जनरल रिजर्व, अब बढ़कर कितना हो गया, 50,000 का हो गया। तो जनरल रिजर्व बढ़ गया तो ट्रांसफर कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है। तो ये 30,000 तुम्हारा जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी मैं कराऊंगा, तो अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म बोरिंग में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट आप निकाल दोगे इस पे 2,20,000 वाली फिगर ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये चीज याद रखना, एजम्पशन है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है, ठीक है, पहले 0 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग हो गया कि आपको फाइनेंसिंग में इसको भेजना, ठीक है। ये फाइनेंसिंग, पैसे उठाने से, पैसा रेज करना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग वैसे होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। मान लो तुम्हारे बैंक में, इसका मीनिंग पता है क्या है, पहले मेरे बैंक में ओवरड्राफ्ट था, नहीं था, मतलब मेरा बैंक बैलेंस एक तरीके से समझ सकते हैं 0 था, इसको समझने के लिए। अब 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा नेगेटिव 1 लाख है, मतलब यूजुअली जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक बैलेंस पॉजिटिव होता है ना, इसने फालतू निकाल लिया, मतलब इसके अकाउंट में कुछ था भी नहीं, तो भी इसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल दिया, तो ये इसका मीनिंग है। तो फाइनेंसिंग में इसको भेज देंगे प्लस में, ठीक है, क्योंकि पैसा रेज हुआ है, पैसा हमारे को मिला है, ठीक है। एक तरीके से तुम लोन भी इसको समझ सकते हो कि बैंक से लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर एडजस्टमेंट नहीं हो तो आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है, ये तुम्हारा टैक्स पेड है और ये जाता है ऑपरेटिंग के लास्ट में। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो ये वाला जो प्रीवियस ईयर है ऑपरेटिंग के लास्ट में जाता है, और ये तुम्हारा पहले स्टेप में जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। पहला स्टेप कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते टाइम ये वहां पे ऐड होगा, ठीक है। एक एक चीज तुम्हें बता रहा हूं। अब ये तुम्हारे पे मशीनरी का डेटा है तो इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम इसका अकाउंट वगैरह बनाएंगे। अच्छा, कभी कभी डाउट आता है भैया नेगेटिव क्यों है। देखो, नेगेटिव का मीनिंग ये नहीं है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेगेटिव है, ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है। इसका मीनिंग सिंपली ये है कि मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करी तो नेट मशीनरी इतनी आई, ग्रॉस मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करी तो नेट मशीनरी इतनी। इसका मीनिंग ये नहीं कि ये नेगेटिव करा है तो इसको तुम माइनस में लेने लग जाओ सॉल्व करते टाइम, ऐसी हरकतें मत करना। अब आगे देखो भाई, एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, 50,000 वॉज चार्ज एज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये 50,000 डेप्रीसिएशन चार्ज किया है
और अब मशीनरी कॉस्टिंग दिस वाज सोल्ड फॉर इतना। देखो यहाँ पे ना आपके पास दो डेटा है, तो आपको एक चीज़ समझनी है, हमारे को मशीनरी अकाउंट बनाना है और एडीबी बनाना है। अब कभी कभी बच्चों को दिक्कत ये आती है कि भाई कौन से वाला डेप्रीसिएशन कहाँ भेजना है, ठीक है। कई बार ना दो दो डेप्रीसिएशन होती है, क्योंकि एक मशीनरी टोटल है, टोटल मशीनरी का डेप्रीसिएशन गिवन है, और एक डेप्रीसिएशन गिवन होता है कई बार सोल्ड मशीनरी का, एक पार्ट ऑफ मशीनरी का। तो समझ नहीं आता कैश फ्लो में कौन सी चीज़ कहाँ भेजनी है। तो अभी अकाउंट बनाऊंगा, सारी चीज़ें तुम्हारे को मैं क्लियर करूंगा। अच्छा, बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल। देखो बैंक लोन कह रहे हैं साल की शुरुआत में ही रीपे कर दिया। तो मेरी बात सुनो, एक बार ना मैं इसके बैलेंसेस लिख देता हूँ यहाँ पे। बैंक लोन ये रहा, यहीं पर देख लो। साल की शुरुआत में 2,20,000 का कर्जा था, साल के एंड में दिख रहा है 1,50,000 का। लेकिन वो हमारे को क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बैंक लोन है वो हमने अप्रैल 1 को ही पे ऑफ कर दिया, अप्रैल 1 2022 को ही पे ऑफ कर दिया। अगर तुम ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, तुमने साल की शुरुआत में ही कर्जा चुका दिया। कितना कर्जा चुकाया, यहाँ पे इसका डिफरेंस दिख रहा है ना, 70,000 का तुमने कर्जा चुका दिया साल की शुरुआत में। तो पूरे साल के लिए अगर देखा जाए तो पूरे साल के लिए तुम कितने रुपए के कर्जे में थे, समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऊपर मान लो अभी कर्जा है 2,20,000 का, तुमने आज के आज 70,000 पे कर दिए। तो आज के आज तुमने पे कर दिए, तो आज के दिन के एंड में, ठीक है, आज के दिन के एंड में तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना रहेगा, 1,50,000 का। और इसके बाद पूरा साल तुमने बिजनेस किए, समझ में आ रहा है। तो साल की शुरुआत में अगर हम कर्जा पे कर देंगे तो इसका मतलब है पूरा साल मेरे ऊपर जो कर्जा रहा है वो 1,50,000 रहा है। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 10% का, वो मुझे 1,50,000 पे निकालना है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को ये समझा दिया, अब मैं तुम्हें रटवा रहा हूँ। स्टार्टिंग की डेट हो तो एंड के नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे एंड की डेट हो तो स्टार्टिंग वाले नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की डेट है, तो आपको अगर याद करना है, समझ में नहीं आता तो आखिरी वाले पे कैलकुलेट कर लेना। अगर आखिरी की डेट होती है तो स्टार्टिंग वाले पे कैलकुलेट कर देना इंटरेस्ट का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1,50,000 पे 10% का इंटरेस्ट वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों एडजस्टमेंट तुम्हें बता दिए। इस क्वेश्चन में करना क्या भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना है। इस क्वेश्चन में हमारे को ये बोला गया बोर्ड वालों से, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमारे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ना, वर्किंग नोट में चलते हैं, मशीनरी अकाउंट वगैरह बनाना तुम्हारे को समझाता हूँ। देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर से लिया 470 और क्लोजिंग बैलेंस लिया 790, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 470 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और 790 हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ये है एक एसेट का अकाउंट। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है। तो इतना तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो ये अभी मैंने बैलेंसेस लिखे। अब यहाँ पे जब भी मशीनरी सेल होगी, मैं अभी बिना क्वेश्चन रीड करे बता रहा हूँ, जब भी मशीनरी सेल होगी आपको यहाँ पे लिखना है एक तो बाय बैंक। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है तो यहाँ लिखना बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। अगर लॉस हुआ क्वेश्चन में तो बाय लॉस, अगर लॉस नहीं हुआ क्वेश्चन में तो टू गेन, ठीक है, या तो बाय लॉस या फिर टू गेन, ठीक है। कोई कोई बच्चा यहाँ पे या कोई कोई बुक्स में स्कूल टीचर्स लिखवा देते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर यहाँ पे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो अकॉर्डिंगली कर लेना। मैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखवाता हूँ, वो भी ठीक होता है, मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। जो भी मैं चीज़ें बोर्ड पे लिख रहा हूँ ऐसा लिख के होगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट अभी कह रहा है 50,000 वॉज चार्ज एज डेप्रीसिएशन। पहले तो 50,000 की ये जो डेप्रीसिएशन है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट है, तो ये कहाँ जाएगा, ये 50,000 तुम्हारा जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनता है तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं भेजते, मशीनरी अकाउंट में भेजते हैं सोल्ड मशीनरी की डेप्रीसिएशन, ठीक है। जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन आए तो मशीनरी अकाउंट में कौन सी डेप्रीसिएशन भेजते हैं, सोल्ड मशीनरी वाली। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक मशीनरी थी, एक जमाने में खरीदी थी 60,000, कॉस्टिंग मतलब 60,000, बुक वैल्यू 45,000, मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू 48,000 है। तो 60,000 की खरीदी थी, आज की डेट में 45 है, तो इस पर्टिकुलर सोल्ड मशीनरी की वैल्यू गिर गई है 15,000 से। खाली सोल्ड मशीनरी की वैल्यू गिर गई है 15,000 से। तो सोल्ड मशीनरी की लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन कितनी है, 15,000। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये चीज कराई थी, लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, वो तुम्हारी जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला ये क्वेश्चन है, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। कितने में बेची है भाई, वॉज सोल्ड फॉर 42, ये बैंक में जाएगा, 42 जाएगा बैंक में, कितने में बेची है 42, तो इसको भेजा बैंक में, ठीक है।
तो अगर तुम ध्यान से देखो बुक वैल्यू कितनी थी 45, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी थी 45, तो 45,000 की चीज़ बेची है हमने 42 में, महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, ठीक है, 45,000 की चीज़ हमने बेची 42 में, तो महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, तो यहाँ पर आ गया लॉस 3,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया ये वाला अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर अब अभी हम यहाँ निकालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या निकलेगी यहाँ पे, टू बैंक निकलेगी, और ये होता है परचेज, ये होता है परचेज। तो अब मैं तुम्हारे को बता देता हूँ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी। पहले मैं इसका यहाँ टोटल लिखता हूँ, फिर वो टोटल यहाँ कॉपी करूंगा, उस टोटल में से 470 में यहाँ पे माइनस करूंगा। तो यहाँ पर जरा टोटल करते हैं भाई, तो ये टोटल आ रहा है 8,50,000, तो ये टोटल मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा 8,50,000, और इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास आएगी बैलेंसिंग फिगर 3,80,000। सबसे पहले इस अकाउंट में से कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाती है मैं तुम्हें बता दूं, ये टू बैंक और बाय बैंक जाएगा इन्वेस्टिंग में। बाय बैंक का मतलब है सेल, ठीक है, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, बाय बैंक पॉजिटिव होगा, टू बैंक कुछ खरीदा तो पैसा बाहर गया, कैश फ्लो हुआ पैसा बाहर गया, तो ये नेगेटिव में जाएगा। ऑपरेटिंग में क्या जाएगा भाई, इस वाले अकाउंट में से एक तो ये बाय लॉस जाएगा। अब दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो ये 15,000 का एडी भी ऑपरेटिंग में भेज देते हैं, एडी ऑपरेटिंग में नहीं भेजना, ऑपरेटिंग यहाँ पे नहीं करना, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं करना ऑपरेटिंग, बाय लॉस ऑपरेटिंग में भेजना, और बाय डेप्रिसिएशन पूरी मशीनरी वाला हमारे को भेजना। तो हम एक बारी बनाएंगे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है भैया जरा चेक करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 70 है, क्लोजिंग है 90, ठीक है। तो ये जरा हम यहाँ पे पहले कॉपी मारेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना है 90। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बताया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन आए, स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेट क्या रहेगा, पूरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन यहाँ जाती है, पूरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन यहाँ जाती है, यहाँ जाएगी तुम्हारी टू मशीनरी, और ये कौन सी मशीनरी है, लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, ठीक है, लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी। अगर मैं तुम्हारे को एक चीज बताना चाहूँ तो ये वाली जो एंट्री है इसकी जर्नल तुम देखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ये जो 15,000 की जर्नल है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, वही जर्नल था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000, ये सेम ही होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू जा रही है और यहाँ पर ये जो वैल्यू जा रही है वो सेम है, तभी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, ठीक है, तो वो सेम ही जाने वाली है। तो अब तुमने यहाँ लिख लिया, तो ये जो डेप्रिसिएशन तुम्हारी निकलेगी ना, ये तुम्हारी जाती है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यूजुअली तो ये बैलेंसिंग फिगर होती है, बट तुम अगर अपना क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे को क्वेश्चन में ना पूरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन दी हुई है, ये डेप्रिसिएशन उसने ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर उसने कुछ ऑलरेडी दे रखा है ना तो हम उसी को यूज करेंगे। तो अब जब मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बड़ी साइड का टोटल और छोटी साइड का टोटल तो मैच ही नहीं कर रहा। अगर तुम ध्यान से देखो ये टोटल अब मैच हो जाना चाहिए था, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता ये टोटल मैच हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ एरर है जो ये टोटल तुम्हारा मैच नहीं, क्योंकि फॉर्मेट यही है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ना 15,000 की बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, ठीक है। तो क्योंकि 15,000 की बैलेंसिंग फिगर निकल रही है तुम्हारे पेपर में नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर निकल गई तो इसको टू स्टेटमेंट ऑफ P&L में तुम भेज देना, ठीक है, वैसे नहीं निकलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में एरर है, बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये PYQ में ही मैंने देखा है, ठीक है। अगर हो गया तो उसको 15,000 को हम यहाँ पर भेज देंगे। अब ये 15,000 ना फाइनेंसिंग में जाएगा ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहीं नहीं भेजेंगे। ऑपरेटिंग में ना ये वाली डेप्रिसिएशन जाती है, ठीक है, ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो तुम्हारी ये वाली है ना ये ऑपरेटिंग में मत भेजना। तो दोनों अकाउंटों में से मैंने तुम्हें बता दिया क्या ऑपरेटिंग में जाएगा क्या इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में ये बाय बैंक टू बैंक जाएगा, बाय बैंक पॉजिटिव 42 और ये नेगेटिव 380, ठीक है। तो पॉजिटिव 42 मतलब सेल की है और परचेज वाला है नेगेटिव 380, ठीक है। तो ये हमने अपने अकाउंट से निकाल लिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा ये आएगा 3,38,000। अब अगर आंसर अगर आपका नेगेटिव आता है तो यहाँ पे यूज्ड वर्ड लिखना है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे फ्लो वर्ड आपको लिखना है। इसके बाद तुम करोगे फाइनेंसिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करना है। फाइनेंसिंग का डेटा देखो तुम्हारे को यहाँ पर मिलेगा, एक तो ये लॉन्ग टर्म बोरविंग वाला डेटा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये फाइनेंसिंग में जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा। सबसे पहले देखो भाई हमने लोन रीपे किया ना 70,000 का, मैंने तुम्हें बताया था
70,000 का पे किया, ये एडजस्टमेंट में भी गिवन है। तो एक तो ये लोन रीपे करा है और दूसरा आपको इंटरेस्ट का भी निकालना था, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है पॉइंट नंबर 2 में कि आपको इंटरेस्ट का भी निकालना है। तो स्टार्टिंग की डेट है तो कैलकुलेशन करेंगे एंड में, ये रटने वाला मैंने तरीका तुम्हारे को बताया है। तो इंटरेस्ट भी निकालो इस पे, ये 10% है, इंटरेस्ट भी निकालो। तो स्टार्टिंग की डेट है यानी कि इस पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो इसका 10% यानी कि 15,000, 1,50,000 का 10% यानी कि इंटरेस्ट है 15,000। और लोन हमने रीपे कितना किया है, ये डिफरेंस रीपे करा मतलब पैसा बाहर गया, कैश का आउटफ्लो, मैंने पैसा चुकाया है, ठीक है। तो 70,000 का हो गया कैश का आउटफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश का आउटफ्लो कितना है, बैंक लोन रीपेड 70,000 नेगेटिव, और जो इंटरेस्ट है वो 15,000 आएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव है। देखो कर्जे पे इंटरेस्ट हम पे करेंगे, ब्याज हम पे करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखो भाई, आपको क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें गिवन है ढूंढनी पड़ेंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो पहले चलते हैं भाई, पहले और क्या है यहाँ पे, इधर मैंने तुम्हें बोला था फाइनेंसिंग का डेटा मिलेगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो शेयर कैपिटल तुम्हारे बढ़ गए, अगर ये शेयर कैपिटल बढ़ गए तो यानी कि हमने शेयर्स करे हैं इश्यू, ठीक है। तो ये 2 लाख, इसका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो डिफरेंस है 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को बैंक ओवरड्राफ्ट का भी डेटा गिवन था। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब है पहले मेरे पास 0 थे, अब नेगेटिव 1 लाख है, मतलब पैसा मेरे पास आया है, ठीक है। मेरे पास बैंक बैलेंस गिर गया ना, तो मतलब बैंक वालों से मैंने उधार ले लिया, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव 1 लाख, ठीक है। तो अब आपके पास फिगर्स आ गई हैं। इश्यू ऑफ शेयर हमने किया है 2 लाख का, ठीक है, और ये है 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाला हूँ, आंसर तो देखो आ जाएगा, अब तो हमें बस प्लस माइनस करना है। आपको अगर ये लैंग्वेज याद नहीं हो रही ना तो टेंशन की बात नहीं, आप यहाँ पर खाली शेयर्स इशू भी लिख सकते हो, ठीक है, या इशू ऑफ शेयर या शेयर्स इशूड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। खाली बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, बैंक लोन पेड, खाली पेड लिख दो, रीपेड नहीं याद होता, खाली पेड लिख दो, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड इतना नहीं याद आता, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख दो तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अल्टीमेटली यार तुम्हारी ना ये वाली जो वैल्यूज है ना ये करेक्ट होनी चाहिए और ये टोटल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं भाई, 3 लाख में से 70 का 230 और ये आएगा 2,15,000, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्ड क्या लिखेंगे, फ्लो। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको करना है दोबारा से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये बोर्ड वालों का फेवरेट चल रहा है आजकल, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग की भैया 3 लाइनें एकदम फालतू हैं, ठीक है। तुम्हारा दिल है तो पढ़ लेना, टाइम है तो पढ़ लेना, ठीक है। मैं तुम्हारे को मेन क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है शेयर कैपिटल, बिना एडजस्टमेंट के पहले समझते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका है करंट ईयर, ठीक है। तो हमेशा मार्क करना, कभी कभी प्रीवियस ईयर यहाँ होता है, करंट ईयर यहाँ होता है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, तो चेक कर लेना। अब देखो शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर्स आपके बढ़ गए 60 से हो गए 90, तो इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है 30 लाख, यानी कि फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे 30 लाख, ठीक है। अगर नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं वैसे बता रहा हूँ। डिवेंचर्स 11%, अगर नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो 50 लाख पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये रिडेम्पशन हो रहा है, लोन हमने चुकाया है, तो 20 लाख रुपए आप माइनस करके यानी कि ब्रैकेट में शो करोगे फाइनेंसिंग में। अगर क्वेश्चन मैं बिना पढ़े बोल रहा हूँ नीचे क्या लिखा है, अगर एजम्पशन वगैरह हो, ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ में आए। मशीनरी और एडी का जब भी आ जाएगा तो आपको नीचे एडजस्टमेंट पक्का गिवन होगी। अगर ये दोनों अकाउंट आ गए बोर्ड में पक्का गिवन होगी, तो इसका तो तुम्हारे को वर्किंग नोट में दोनों के अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 देखो, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 30,000। कॉस्टिंग का मतलब है एक जमाने में खरीदी थी 4 लाख की और उसको बेचा है 30,000 में। बुक वैल्यू मिसिंग है, बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में कितने की वो मिसिंग है। तो सिर्फ फर्स्ट लाइन और सिर्फ सेकंड पॉइंट इसको पढ़ेंगे और पहले ना ये दोनों अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन देखो आसानी होता है अगर तुम वर्किंग नोट सही से कर लोगे, पूरा क्वेश्चन फिर इजी है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ये फुल डेप्रीसिएशन है, ये वो डेप्रीसिएशन है जो तुम्हारी ऑपरेटिंग में जाती है। अगर ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आएगा तो 50,000 ऑपरेटिंग में जाएगा। सोल्ड मशीनरी वाली डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट तक ही लाइक लिमिटेड रहती है। तो पहले 2 पॉइंट्स और ये दोनों पहले मैं वर्किंग नोट में करूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस देखो क्या है 20 लाख और ये 28 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम करेंगे वर्किंग नोट, तो 20 लाख ओपनिंग बैलेंस ये आएगा 20 लाख और ये क्लोजिंग बैलेंस 28 लाख। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस मेरे भाई एसेट है डेबिट में आएगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी इसको बोल देते हैं, याद रखना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है। लायबिलिटी नेचर है ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इधर, तो इसको भी पहले नोट डाउन करेंगे। तो ये कितने 60 और 90, ठीक है। ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, तो 60 और
90, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये है 60 ओपनिंग और इसका ये क्लोजिंग हो गया 90, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताऊँ, मैं बिना आगे पढ़े, तुम्हें फॉर्मेट याद होना चाहिए। देखो, अगर हम मशीनरी बेचते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। और उस सोल्ड मशीनरी पे लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन कितना लगा, सोल्ड वाली पे, जो बेची है, जो पार्ट बेचा है उसकी बात करो, वो यहाँ जाएगा। लॉस होगा तो बाय लॉस, क्वेश्चन में क्लियर कट गेन वर्ड लिखा है तो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टू P&L भी लिख सकते हो, तो वो यहाँ जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पे टू बैंक करके आ जाएगी, अगर निकलती है तो परचेज ऑफ मशीनरी, वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। तो ये भी चलो मैं लिख ही देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर जो तुम्हारी आएगी, ठीक है, टू बैंक करके आएगी। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जब भी हम पूरी मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो यहाँ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा तो लिख देंगे, नहीं गिवन होगा तो ये फिर तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर होगा। और यहाँ पे जाता है टू मशीनरी। अगर मैं तुम्हारे को, अब तो एक ही पेज पे दिख रहा है, ये वाला जो AD के सामने जाता है अमाउंट, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट जाएगा, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम होता है, और ये जर्नल भी सेम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से जर्नल रीड करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू मशीनरी। आई बात समझ? तो ये स्ट्रक्चर है, जो मिसिंग फिगर वो बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। जितना डेटा गिवन है वो यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब तो मैं एडजस्टमेंट देखो भाई, हमारे को क्लियर बोला जा रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा गया है, 50,000। ये सेकंड पॉइंट में फुल मशीनरी की बात कर रहा है, तो ये फुल मशीनरी की बात कर रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा। तो इसको यहाँ पर भेजा, बड़ी साइड का टोटल करा 1,10,000, ठीक है, और ये 1,10,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी फिर अपने बैलेंसिंग फिगर हो गई। एक चीज़ मिसिंग है, तो ये कितनी आई, 20,000। ये कैसे आई भाई, बैलेंसिंग फिगर। और ये होता क्या है, अब तो मैं कई बार ही बोल चुका हूँ, ये क्या है, लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन किसका, सोल्ड वाली का, सोल्ड वाली का, ठीक है, लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी। ये अमाउंट और ये अमाउंट में बार बार कह रहा हूँ सेम आता है, ये आ गया। तो लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000। अब तुम अपनी एडजस्टमेंट देखो, तो जो सोल्ड वाली मशीनरी है वो 20,000 से गिरी है, ये मैंने वर्किंग नोट से पता कराया है। तो एक मशीनरी जो एक ज़माने में 4 लाख की खरीदी थी, 4 लाख की खरीदी, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है भैया, 4 लाख। अब वो 20,000 गिर गई, तो आज की डेट में वो होती है 3,80,000 की। तो 3,80,000 की चीज़ को तुमने जब बेचा तो तुम्हें 30,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि तुमने ये महंगी करके बेची, 3,80,000 की चीज़ पे 30,000 का अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तो तुमने उसको किस प्राइस पर बेचा, तुमने उसको बेचा 4,10,000 पर। ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 4,10,000 है, ये तुम्हारा है बाय बैंक का फिगर। ये कैसे निकाला, ये तुम्हें अभी अभी समझाया, 4,10,000 कैसे आया, बाय बैंक में, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो भाई, अब तुम्हारे को जस्ट टोटलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पे सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और ये गेन कितने, 30,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। अब ये तुम्हारे पास ये टू बैंक क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो इसको ऐड कर देते हैं, 28 लाख में 4 को जोड़े 32 लाख, और 32 लाख में 30,000, 32,30,000। तो ये बड़ी साइड का टोटल करा, इधर कॉपी, ठीक है। 32,30,000 में से पहले 30,000 गए तो आ गया 32 लाख, 20 लाख हटा दो तो आ गया 12 लाख। तो ये तुम्हारे पे आ गई परचेज। अब अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इस अकाउंट में से इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा, ये टू बैंक वाली फिगर इन्वेस्टिंग में जाती है, और ये बाय बैंक वाली फिगर इन्वेस्टिंग में जाती है। ऑपरेटिंग का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग का क्वेश्चन होता तो ये वाली डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाती है, और ये वाला जो गेन है ये ऑपरेटिंग में जाएगा। बाकी चीज़ें आपकी फिर कैश फ्लो में नहीं जाएंगी। तो अब हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये टू बैंक वाली फिगर परचेज है 12 लाख नेगेटिव, और वो बाय बैंक सेल है 4,10,000 पॉजिटिव, ठीक है। तो 4,10,000 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। परचेज करी है 12 लाख की, तो वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इनको अगर ऐड करोगे तो वो आ रहा है 7,90,000। तो नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखना, और मेन वर्ड यहाँ पे यूज्ड वर्ड लिखने का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना फाइनेंसिंग का भी काम करना है। इस क्वेश्चन में देखो, मुझे इन्वेस्टिंग भी सॉल्व करनी है, फाइनेंसिंग भी सॉल्व करनी है। तो फाइनेंसिंग के लिए देखो भाई, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, ये इशू हुआ है, तो इसको लिखूंगा मैं इशू ऑफ शेयर्स। और ये डिवेंचर्स को मैंने पे बैक करा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इनको पे कर दिया, तो 20 लाख है। ये दोनों मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। तो इशू को पॉजिटिव 30 लाख और इसको मैं नेगेटिव 20 लाख। पहले तो इसका काम हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखो भाई, इशू को लिखेंगे पॉजिटिव 30 लाख, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को हम लिखेंगे नेगेटिव 20 लाख, ठीक है।
तो नेगेटिव को यहाँ पे ब्रैकेट में बना देना। अब देखो भाई आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स वगैरह क्या दे रहा है। तो डिविडेंड ऑफ 3 लाख वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर। याद रखना अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस हुए तो इक्विटी को अगर पेड किया है, पे करा है डिविडेंड, तो प्रेफरेंस को भी पे करना पड़ता है। थ्योरी कहती है ऐसा। तो इस क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस है नहीं, तो यहाँ तो इतना दिमाग नहीं लगाना, बट वैसे तुम्हारे को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 लाख रुपए का डिविडेंड पे करा है तो ये नेगेटिव है। 3 लाख रुपए का डिविडेंड पे करा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और देखते हैं भैया और क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट डन है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम मतलब हमने उनको 10% पैसा फालतू दिया है। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखो ईयर एंड पे है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईयर एंड की डेट है, अगर एंड की डेट आ गई तो इसका मतलब है कैलकुलेशन कहाँ करोगे, बिगिनिंग वाली डेट पे। किसकी कैलकुलेशन भैया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। आखिरी की डेट आ गई तो कैलकुलेशन करोगे बिगिनिंग वाली डेट पे। और रिडेम्पशन क्या है, प्रीमियम है 10%। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो भाई क्वेश्चन, तो ये 11% है, ठीक है। आखिरी की डेट पे रिडीम हुए तो कैलकुलेशन कहाँ करोगे इंटरेस्ट की, 50 लाख पे। तो पहले तो मैं यहाँ इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या है, 50 लाख का 11%, ठीक है। तो ये आएगा 5,50,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आएगा, 5,50,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये हम पे करेंगे, खर्चा है ना, इंटरेस्ट खर्चा है, तो 5,50,000 आप पे करोगे। अब जो तुमने डिवेंचर्स रिडीम करे 20 लाख के थे, तो उस पर प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10%। प्रीमियम कितना है, 10%। तो 20 लाख के जो डिवेंचर रिडीम करे उसका 10%, तो ये भी 2 लाख क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन बन रहा है। तो अब इसको जरा आप टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50,000 नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे यूज वर्ड लिखना, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कोई स्टोरी लिख रहा है, स्टोरी का देखो कोई पॉइंट वॉइंट है नहीं अपने लिए। आपको सिंपली ये समझना कि करना क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें करना है। एडजस्टमेंट देखो क्या गिवन है, एक तो गिवन है 10% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च। आखिरी की डेट है, आखिरी की डेट है, यानी कि कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट की, कैलकुलेशन किस पे करोगे, स्टार्टिंग की डेट में। याद रखना अगर आपको क्वेश्चन में आखिरी की डेट है, रटने का याद करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन कर दो बिगनिंग में। अगर यहाँ पे बिगनिंग की डेट हो गई तो कैलकुलेशन कर देना एंड में। क्वेश्चन साइलेंट हुआ, कुछ नहीं कह रहा, तो कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर, यानी कि बिगनिंग वाले डेटा पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट 10% है। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन। और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, अगर आपको टैक्स रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गई तो आपको ना प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है। क्वेश्चन से बैलेंसेस लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस इधर जाएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी। अगर एडजस्टमेंट गिवन है, अगर एडजस्टमेंट गिवन है, जो आज की क्लास में स्टार्टिंग में इससे पहले आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन कोई कराया था, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं थी, खाली प्रोविजन फॉर टैक्स था। तो वो कैसे करना है तब बताया था। अगर एडजस्टमेंट आ गई, ये बोल रहे ना पेड, पेड मतलब पे कर दिया, तो टू बैंक की फिगर दे दी उसने 80 के, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ये फिगर ये क्वेश्चन में गिवन होगी। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो अगर तुम्हारी को एडजस्टमेंट गिवन हुई तो ये तुम्हारा जो पेड वाला होता है ये जाता है ऑपरेटिंग के लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में, और ये तुम्हारा जाता है ऊपर। ऊपर मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते टाइम ये वहां जाएगा। और जो ये बैलेंसेज हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अगर गिवन होती है तो याद रखना, ठीक है। अब अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती थी, ठीक है, अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती थी तो ओपनिंग बैलेंस आपका टैक्स पेड होता था, ओपनिंग बैलेंस टैक्स पेड होता था, ये जाता था ऑपरेटिंग के लास्ट में, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर होता था, ठीक है। तो ऐसा रहता था अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट नहीं गिवन होती थी तो एक बार ही आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने तुम्हें जस्ट एडजस्टमेंट समझाई है, अभी कंफ्यूज में हो तो अभी क्वेश्चन करेंगे, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाऊंगा, ये तो समझाने के लिए नहीं, अभी प्रॉपरली अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो आपको क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑपरेटिंग का, ठीक है। और खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं, तो ये करंट लायबिलिटी है कि इस पे भी बाद में ध्यान देंगे। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन को एक बार ही देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये एसेट्स वगैरह में भी बाद में देख लेंगे, करंट एसेट्स को देखना होगा, ऑपरेटिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे करंट एसेट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये नोट नंबर 3 है, तो वैसे ये प्रोविजन फॉर टैक्स ही होती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आप देखो भाई नोट नंबर 3 पे आ जाओ। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, ये हमेशा चेक कर लेना।
और ये करंट ईयर है। कॉलम स्वैप हो सकते हैं पेपर में, ये चीज़ याद रखना। तो अपने पास प्रीवियस ईयर है 2,10,000 यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 2,04,000। तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे बनाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो 2,10,000 ओपनिंग बैलेंस और 2,04,000 ये, इसका फॉर्मेट याद कर लो। ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन से उठाया, यहाँ पे जाता है टू बैंक, ठीक है। ये तुम्हारा जाएगा, ये जो टू बैंक की फिगर है ये ऑपरेटिंग के लास्ट वाला स्टेप होता है, लास्ट में जो माइनस टैक्स पेड करते हैं। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर होता है वो तुम्हारा यहाँ आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये वो वाला होता है जो ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने में हेल्प करते हैं ना, ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये वो वाली फिगर है। तो अब आपके पास क्योंकि एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मेरे को ये अकाउंट बनाना है। अगर एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं होता तो ये जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होता है ये टैक्स पेड हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग के लास्ट में ये जाता, और ये वाला जो है ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग में जाता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग में जाता। बट क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको डेटा गिवन है, तो एडजस्टमेंट में क्या डेटा गिवन है चेक करो भाई। तो यहाँ पे मेरे पे एडजस्टमेंट है ना, ये टैक्स पेड 80,000 है, ठीक है। मेरे पास टैक्स पेड कितना है 80,000 है, तो यानी कि टू बैंक कितना है 80,000 है। तो पहले तो मैं ये अकाउंट बना लेता हूँ वर्किंग नोट में, ठीक है। तो ये बड़ी साइड का टोटल किया 2,84,000, बड़ी साइड का इधर किया कॉपी, और बैलेंसिंग फिगर मेरी आ गई है 284 में से 10 गए 74। तो ये जो आपकी आ रही है ये है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ठीक है। ये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये ऑपरेटिंग की स्टार्टिंग में यूज होगा 74,000, यानी कि यहाँ पर ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की, तो ये जाएगा 74,000 यहाँ पे। आया समझ, ठीक है। सरप्लस वाला स्टेप भी कर लो, ठीक है। सरप्लस वाला स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। तो सरप्लस का डेटा यहाँ पे देखो भाई ये रहा, ठीक है। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो 75,000 माइनस 3,60,000, तो ये अब आपका नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 75,000 3,60,000, तो ये माइनस हो के देखो भाई ये क्या आएगा तुम्हारा 285 आएगा नेगेटिव, और उसमें ये तुम 74 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 6 और 5 11, ठीक है। तो ये आएगा 2,11,000 नेगेटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारे पे पहला स्टेप आ गया। तो अब ये तुमने निकाल लिया, नेगेटिव आया तो यहाँ लिखे नेट लॉस, ये फर्स्ट स्टेप डन है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में और वहां पे लिखेंगे 2,11,000, ठीक है। ये जो पहला स्टेप है ऑपरेटिंग का आ गया, WN मतलब ये वर्किंग नोट में करा है, तो 2,11,000, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन में देखो आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेटा गिवन है। आप बहुत ध्यान से देखो, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखते हो, वैसे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं बना है, तो कैसे करना है आपको यहाँ पे ना करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। 1,44,000 में से माइनस करना है 69 को, तो आपको मिलेगी डेप्रिसिएशन जो हमारे को ऑपरेटिंग में भेजनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगी डेप्रिसिएशन जो हमारे को कहाँ भेजनी है ऑपरेटिंग में, तो दिस माइनस दिस। आया समझ, डेप्रिसिएशन भेजते हैं ना, तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता तो अकाउंट वगैरह बनाते, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हम जस्ट डिफरेंस लेंगे। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है जरा निकालते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आएगा 75,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये 75,000 का डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा है 75,000। अब हम करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो इससे रिलेटेड ना आपको एडजस्टमेंट गिवन है, तो इंटरेस्ट अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग पे निकालते हैं इंटरेस्ट 18,000, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर यहाँ पे डेट्स वगैरह गिवन है एडजस्टमेंट में, तो अगर आपको एंड की डेट क्वेश्चन में गिवन है तो स्टार्टिंग वाले पे कैलकुलेशन करेंगे, अगर स्टार्टिंग की डेट क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट में तो इस पे निकालेंगे। तो अब जरा एडजस्टमेंट ध्यान से देखो। तो एडजस्टमेंट में हमने एक बड़ी बेसिक गलती की है, अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ। देखो क्या किया, 31 मार्च देखते ही हमने इसको बोल दिया आखिरी की डेट है, बट यहाँ पे साल देखो ये 2021 है, ये आपकी आखिरी की डेट नहीं है, ये आपकी है स्टार्टिंग की डेट, ठीक है। ये क्या है आपकी स्टार्टिंग की डेट। तो ये अगर स्टार्टिंग की डेट है 31 मार्च 2021, में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग की डेट है, तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट की किस पे होगी, कैलकुलेशन इंटरेस्ट की तुम्हारी होगी इस पे, ठीक है। स्टार्टिंग की डेट आई है ना, तो कैलकुलेशन आपको उल्टे पे करनी है। तो 2,40,000 का 10%, यानी कि इंटरेस्ट कितना आएगा 24,000। तो हमारे को अपने आंसर में इंटरेस्ट कितना लेना है 24,000 रुपीज। आया समझ। तो अब इन तीनों को ऐड करो, पॉजिटिव आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो ऑपरेटिंग लॉस। तो ये ऐड करके हमारा आ रहा है 1,12,000, नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट जरूर बना देना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला स्टेप है, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो सबसे पहले चलते हैं भैया, अपनी डेटा देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, देखो ये गिवन है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इग्नोर करना है, ये टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है भैया, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो 60 से कम हो गया। करंट लायबिलिटी का मैंने तुम्हें रूल बताया था, सीधा सीधा चलता है, अगर ये कम हुआ तो माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो प्लस कर देंगे। तो करंट लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, ये कितना आ रही है, यार 42,000, ठीक है, ये 42,000 से कम हो रही है ना, तो करंट लायबिलिटी इसका डिफरेंस निकाला 42, तो माइनस कर दो 42 से, ठीक है। तो आसान है भाई, करंट लायबिलिटी को 42 से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 42,000, ठीक है। तो ये मैंने करा माइनस। अब चेक करते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। करंट लायबिलिटी चेक कर दी, इसको मत भेजना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, यहाँ नहीं जाएगा। करंट एसेट में अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसे इग्नोर करना, करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसे इग्नोर करना। तो खाली इन्वेंट्री देखो भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो इन्वेंट्री मेरी यहाँ से यहाँ तक गिरी है। तो इन्वेंट्री अगर कम हो रही है, करंट एसेट अगर आपकी कम हो रही है तो उल्टा चलेंगे, करंट एसेट कम हो रही है तो प्लस करो। तो इसका कितना डिफरेंस है भाई, 64, 74, 84, यानी कि 33,000 का डिफरेंस है। तो इसको करेंगे हम लोग प्लस, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे इन्वेंट्री को 33,000 से, उसका डिफरेंस लिखे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का स्टेप हो गया। अब आपके पास आएगा, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और आप वहां पे नेगेटिव फिगर या पॉजिटिव फिगर लिख देना। बट अगर आपको ये लिखनी है लैंग्वेज, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, ये भी चल जाएगी, ठीक है, ये भी चल जाएगी। या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन याद किया हुआ है तो यहाँ पर तुम वो चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा भैया, चेक कर लो। 33 और 42 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ये कितना आ रहा है भैया, आ रहा है 7 और 2 9, नेगेटिव का 9,000 इन दोनों का, और इसमें नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर बढ़ा देगा तो 1,21,000, ठीक है, 1,21,000, 1,21,000 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसमें कर दिया। टैक्स पेड कौन सा होगा भैया, हमने अभी ये निकाला था ना वर्किंग नोट में, आपको गिवन भी था, ये टैक्स पेड है 80,000, ये जाता है ऑपरेटिंग के लास्ट में, ये फिगर जाती है ऑपरेटिंग की स्टार्टिंग में। तो 80,000 अब हम यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। तो टैक्स पेड क्या है 80,000, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो 80,000 अगर मैं इसमें माइनस में माइनस का नंबर करूँगा तो ऐड होगा, तो 2,01,000 आएगा, और ये भी नेगेटिव ब्रैकेट मत भूलना, और यहाँ पे लिखोगे यूज वर्ड। तो मैराथन हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। कैश फ्लो में मेरे भाई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते, तो ऐसे ही आते हैं बोर्ड्स में, और पीवाईक्यूज की ये मैराथन थी सारी की सारी, तो मैंने वही करवाया, ठीक है। इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। थोड़े से मैं वो क्वेश्चन अभी रिवीजन, फाइनल रिवीजन जब कराऊंगा तो मुश्किल क्वेश्चन भी तुम्हारे को थोड़े से CFS के करवा दूंगा। तो वीडियो यहाँ तक देखा तो भाई सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाना, क्या तुमने सारे वीडियोज देखे, क्या पूरी मैराथन अटेंड करी, तो नीचे अटेंडेंस जरूर लिखना।